जय हिंद एवरीवन। चलिए, we have already completed part 3 of the video. Now this is the part 4. In the previous part we have discussed about the non-cooperation movement, about Simon Commission and Lahore Congress session. Okay, now in Lahore Congress session 1929 जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो रिजोल्यूशन पास किया था, दैट वाज पूर्ण स्वराज. दैट मीन्स नाउ इंडिया was ready for the complete independence, completely free from the Britishers, and this was declared by Pandit Jawaharlal Nehru ji on 31st December 1929 when he unfurled the tricolor flag on the bank of river Ravi. So this was a time when the whole India, whole country was all set for the freedom. Now after that, the civil disobedience movement, it was started in 1930. ये 1930 में शुरू हुआ था. We have already discussed about civil disobedience movement. The first civil disobedience movement was चंपारण campaign. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है, वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. सिविल डिसओबीडियंस, सिविल मीन्स लाइक अ सिटी, सब लोग, पूरा शहर. डिसओबीडियंस मतलब ओबे ना करना. तो सब एक साथ खड़े होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात ना माने, उनके अगेंस्ट वर्क करें, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी रूल है उसको ब्रेक करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी बात को ना मानना, ना सुनना, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से डिसओबे करना. नाउ let's discuss about the civil disobedience movement. Actually it was started with the Dandi March. ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था. At that time ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया था which was known as the salt law. जिससे क्या था, नमक खरीदने पर टैक्स पे करना होता था. और नमक, salt was the thing which was the main ingredient of every kitchen. सॉल्ट जो है वो हर किचन में, हर घर में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था. तो ये था सॉल्ट लॉ. और इंडियंस को सॉल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी. कोई भी इंडियन नमक नहीं बना सकता था. उन्हें वो नमक ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही परचेज करना होता था. दैट वाज द सॉल्ट लॉ. तो इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी. उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू करके सॉल्ट बनाया था, जहां से उन्होंने ये लॉ को ब्रेक किया था. ओके, महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था. दिस मूवमेंट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च ऑन 12th मार्च 1930. ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई. ही स्टार्टेड दिस फेमस मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम अलोंग विद 78 फॉलोअर्स टू दांडी, अ स्मॉल विलेज ऑन द गुजरात कोस्ट, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. तो उन्होंने क्या किया था, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा की थी विद 78 फॉलोवर्स के साथ. और वहां जाकर जो दांडी है, विच इज अ स्मॉल प्लेस ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के कोस्टल एरिया में एक छोटा सा प्लेस है दांडी. वहां जाकर उन्होंने जो समुद्र का नमक होता है ना, खार समुद्र की, उसे हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था. दिस लॉ बैंड पीपल फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट इन देयर होम्स. इस लॉ की वजह से क्या हुआ था, लोगों को अपने घर में नमक बनाने की परमिशन नहीं थी. पीपल वर फोर्स टू बाय सॉल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एट द हाई प्राइसेस. और लोगों को जितना भी सॉल्ट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से खरीदना पड़ता था
ज्यादा कीमत पर। On 6 April, महात्मा गांधी ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। उन्होंने कब स्टार्ट किया था अपनी ये जर्नी? 12 मार्च को। और कब एंड हुई? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1930 में वो डांडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने ये लॉ को ब्रेक किया बाय पिकिंग अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। एक मुट्ठी भर नमक अपने हाथ में लेकर, दैट मीन्स नमक बनाकर, उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ही इनॉग्रेटेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग थी। यहां से उन्होंने डिसओबीडियंस स्टार्ट किया था, अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसके बाद धीरे धीरे हर जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक किया जाने लगा। This journey of Mahatma Gandhi is known in the history as the Dandi March. महात्मा गांधी जी की इस जर्नी को डांडी मार्च कहा जाता है बिकॉज कि इन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक की यात्रा की थी और डांडी में जाकर उन्होंने नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था। ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सो उनकी ये जो जर्नी है इसे डांडी मार्च कहते हैं। आफ्टर दैट मेनी लीडर्स from the various part of the country they joined Mahatma Gandhi in his movement. बहुत सारे लोगों ने हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्से से गांधी जी को इस मूवमेंट में ज्वाइन किया। Who were they? There were many leaders in various parts of the Indian territory who joined this freedom movement. Khan Abdul Ghaffar Khan, who was also known as Frontier Gandhi, joined from northwestern India. एक थे खान अब्दुल गफर खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से इस फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन हुए विद हिज टीम। 13-year-old रानी गैदिनल्यू ऑफ मणिपुर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से एक 13 साल की रानी गैदिनल्यू जो कि मणिपुर की थी वो ज्वाइन हुई। सी राजगोपालचारी इन साउथ also joined this movement. साउथ से सी राजा गोपालचारी वो ज्वाइन हुए। This movement took the shape of a nationwide civil disobedience movement. That means कि कंट्री के हर हिस्से से धीरे धीरे लीडर्स गांधी जी के साथ इस मूवमेंट में ज्वाइन होने लगे। तो ये जो मूवमेंट है सिर्फ वेस्ट में नहीं रह गया था क्योंकि इन्होंने गुजरात से शुरू किया था। सिर्फ वेस्ट पार्ट में नहीं रह गया था, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साउथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये फैल गया था और हर जगह से लोगों ने ब्रिटिशर्स को डिसओबे करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, मूवमेंट इन विच वुमेन ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। इस मूवमेंट में वुमेन ने भी उतना ही पार्टिसिपेट किया जितना कि मैन थे। दिस मूवमेंट कंटिन्यूड टिल 1934। ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली मार्च 1930 से ये स्टार्ट हुआ था एंड ये 1934 तक कंटिन्यू रहा। लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिसओबे किया हर चीज में, हर जगह में। They follow the civil disobedience movement. After that, Mahatma Gandhi was arrested along with several other leaders. महात्मा गांधी और बहुत सारे दूसरे लीडर्स जिन्होंने महात्मा गांधी जी को ज्वाइन किया था फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, they all were arrested. When the British found it difficult to handle this movement, they decided to introduce some reforms in India. अब क्या हुआ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि फ्रॉम 1930 से 1934 4-5 इयर्स तक ये कंटिन्यू रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की इस मूवमेंट को ब्रेक करने की, इस मूवमेंट को क्रश करने की, बट दे वर नॉट गेटिंग सक्सेस। उनको इसमें कोई सक्सेस नहीं मिली। सो दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हमें इंडिया में कुछ चेंजेस करने होंगे बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग सक्सेस। वो इस मूवमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, हर जगह से हर मोमेंट पे इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की, बट दे वर ऑल डिफीट।
तो अब उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू ब्रिंग सम चेंजेस, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए। दे रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिफॉर्म किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, एक नया एक्ट बनाया विच वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसमें कुछ चेंजेस किए 1935 में। व्हाट वाज दिस? This was based on the report of Simon Commission and the conclusion of Round Table Conference. ये changes क्या थे? जो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, हमने पढ़ा था ना साइमन कमीशन जो 1927 में इंडिया में आई थी, तो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंक्लूजन, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पर, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस बिटवीन अ फ्यू पीपल हु ऑल वर ब्रिटिशर, तो उन लोगों ने आपस में डिस्कशन करके जो कुछ चेंजेस डिसाइड किए थे वो चेंजेस इस एक्ट में किए गए। वो चेंजेस क्या थे? दीज वर, इट अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या चेंजेस थे? जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडिया का जो कंट्रोल था, उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेशन दिया गया। पहले क्या था, इंडिया का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हैंड में था, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में पास हुआ, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए? अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को कुछ पार्टिसिपेशन दिया गया, बट इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस बिकॉज की ऑल द पावर्स वर इन हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली। सारी की सारी पावर तो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, इंडियंस को तो सिर्फ पार्टिसिपेशन दिया गया था। बट इंडियंस वर अनहैप्पी बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल पावर्स रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। पर इंडियंस खुश नहीं थे क्योंकि सारी की सारी पावर्स तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के हैंड में थी, इंडियंस को तो सिर्फ नाम के लिए पार्टिसिपेशन दिया गया था। Indians wanted power in their own hands to shape their economic and political futures. अब इंडियंस क्या चाहते थे? They have already declared in लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 में, जो लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, नाउ दे वांट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब उन्हें इंडिया की गवर्नमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए था, अब उन्हें इंडिया की पूरी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में चाहिए थी ताकि वो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सके। सो इंडियंस वर नॉट रेडी फॉर दिस चेंज विच वॉज डन बाय द ब्रिटिशर्स। आफ्टर दैट इट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। 1935 में ये चेंजेस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ विच रिमेन्स टिल 1945। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया एंड ब्रिटिश फोर्स्ड इंडिया into war without the consent of Indian leaders। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया बिना इंडियन लीडर्स की कंसल्ट की। तो इस बात से जो इंडियन लीडर्स थे दे वर नॉट हैप्पी, तो उन्होंने क्या किया, इन 1942 द वॉर टुक अ सीरियस टर्न एंड इंडियंस डिमांडेड फ्रीडम। 1942 जब ये वॉर बहुत सीरियस हो गई, बहुत ज्यादा अपने एक हाई लेवल पे पहुंच गई, वो टाइम पे इंडियंस ने अपनी फ्रीडम डिमांड की। ऑन 8 अगस्त 1942 को आईएनसी ने एक नया रिजोल्यूशन पास किया विच वॉज नॉन एज क्विट इंडिया, दैट मीन्स भारत छोड़ो। अब एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन।
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने हाईएस्ट लेवल पे था, ब्रिटिशर्स वर वेरी वीक बिकॉज दे वर फाइटिंग विद द अदर कंट्रीज. एट दैट टाइम ओनली 8 अगस्त 1942 को आईएनसी ने एक नया रिजोल्यूशन, एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया विच वाज क्विट इंडिया मूवमेंट. अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो दोनों साइड से ट्रबल में आ गए. अब उन्हें इंडिया के बाहर भी फाइट करनी पड़ रही थी और इंडिया के अंदर भी फाइट करनी पड़ी थी, तो दे बिकेम वेरी वीक, वो काफी वीक हो गए थे. लेट्स रीड. On 8th August 1942, the Congress in its meeting at Bombay passed a resolution known as Quit India Resolution. 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में जो उनकी एक मीटिंग हुई उसमें एक रिजोल्यूशन दिया गया. इट वाज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, दैट मीन्स भारत छोड़ो. In this resolution, Mahatma Gandhi asked the British to quit India. इस रिजोल्यूशन में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश को कहा कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, एंड गेव अ कॉल टू हिज कंट्रीमैन टू डू और डाई फॉर इंडिपेंडेंस. और अपने देशवासियों को क्या कहा, नाउ इट्स द टाइम फॉर डू और डाई. अभी वक्त है, करो या मरो. अब हमें करना होगा, हमारे देश के लिए लड़ना होगा और हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी होगी. नाउ दिस वाज द कॉल बाय गांधी जी टू हिज कंट्रीमैन. अब उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन ऑल द इंडियंस हैव टू बी गैदर, दे ऑल नीड टू बी यूनाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. अब वो टाइम है जब सारे भारत को, सभी भारतवासियों को एक साथ खड़ा होना होगा ताकि हम ब्रिटिशर से अपने देश को आजाद करवा सके. ओके. ऑन 9th अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को ये रिजोल्यूशन पास हुआ. उसके बाद 9 अगस्त 1942 all the prominent leaders including Mahatma Gandhi, Pandit Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel were arrested. 8 अगस्त को ये रिजोल्यूशन आया. उसके नेक्स्ट डे 9th अगस्त 1942 को जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने ये रेजोल्यूशन के लिए वर्क किया था, देवर गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, तो इन सबको अरेस्ट कर लिया गया. वायलेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. पूरी कंट्री में अब वायलेंस फैल गया, जगह जगह मारपीट, दंगे फसाद होने लगे. Several parallel governments were established in places. कई जगहों पर जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी खुद की एक छोटी छोटी गवर्नमेंट सेटल कर ली, बिकॉज नाउ दे वर नॉट ओबेइंग द ब्रिटिशर्स. ऑलरेडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रनिंग था कि जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स को फॉलो अप नहीं कर रहे थे, उनकी किसी भी डिसीजंस को ओबे नहीं कर रहे थे. तो छोटी छोटी गवर्नमेंट्स वहां पर एस्टेब्लिश होने लगी, लाइक बलिया इन यूनाइटेड प्रोविंसेस में इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सतारा इन महाराष्ट्र. तो ये क्या थी, ये छोटी छोटी गवर्नमेंट्स थी जो एस्टेब्लिश हो गई इन प्लेसेस पर. हियर यू हैव गिवन वन info pebble also. The Indian National Army, that is Azad Hind Fauj, had 3 fighting brigades named. आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड्स थी. कौन कौन सी थी? एक सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, एक महात्मा गांधी ब्रिगेड, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड. उसके अलावा एक और थी रानी झांसी ब्रिगेड, विच वॉज एन एक्सक्लूसिवली वुमेन्स फोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन आर्मी थी. उस आर्मी में सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स थी. ओके. It was Rani Jhansi Brigade. That is very important. And I already told you that all these info pebbles, these are very important informations and we need to learn them very seriously. Okay. Now, after that INC. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ. उसके बाद उन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया. देन इन 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान की हेल्प से एक नई आर्मी फॉर्म की, विच इज इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज.
जिसे आप इंडियन नेशनल आर्मी भी कह सकते हैं और आजाद हिंद फौज भी कह सकते हैं। ओके, द इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज was formed in 1943 by सुभाष चंद्र बोस to fight the British with the help of जापान। जापान की हेल्प से 1943 में सुभाष चंद्र जी ने एक नई आर्मी बनाई विच वॉज इंडियन नेशनल आर्मी और यू कैन से आजाद हिंद फौज। द एम वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल थ्रू रिवॉल्यूशन। इसका एम क्या था? किसी भी तरह चेंज लाना। क्या चेंज? इंडिया को ब्रिटिश के कंट्रोल से फ्री करवाना। दिस वॉज द ओनली एम ऑफ दिस आर्मी। Subhash Chandra Bose, who was popularly called Netaji, gave the slogan Jai Hind and Delhi Chalo to the people of India. Subhash Chandra Bose, which is popularly known as Netaji, जिन्हें हम प्यार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, तो उन्होंने स्लोगन्स दिए जय हिंद, कि हिंद की जय, हमारे भारत की जय, एंड दिल्ली चलो, दिल्ली चलो फॉर नाउ दिस इज अ टाइम फॉर वर्क। अब समय है जब हमें हमारे देश के लिए लड़ना है। नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स दिल्ली बिकॉज दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली वॉज द मेन प्लेस फ्रॉम वेयर एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड। पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जा सकता है। एज आज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी दिल्ली से वर्क करती है। सो दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो उन्होंने क्या स्लोगन्स दिए? जय हिंद एंड दिल्ली चलो। नाउ द इंडियाज इंडिपेंडेंस, द टाइम व्हेन actually India got its freedom. The British thus faced opposition both in India and from outside. अब क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर दोनों ही जगह पर वो ऑपोजिशन मीन्स उनके अगेंस्ट वर्क हो रहा था। सो दे ऑल वर वेरी वीक। उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत वीक हो गई क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी लीडर्स थे दे ऑल वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने आजाद हिंद फौज स्टार्ट की, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया। तो ये सारी चीजें इंडिया के अंदर चल रही थी और इंडिया के बाहर दे ऑलरेडी वर बिजी विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की में बिजी थे और उसकी वजह से उनकी जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर इन 1945। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। ओके, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंग्लैंड आफ्टर विच द सिचुएशन चेंज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड में इलेक्शंस हुए। इसके पहले वहां पर क्वीन का रूल था। अब रूल ऑफ क्वीन वॉज ओवर। अब वहां पर इलेक्शंस हुए और सिचुएशन चेंज हुई। कैसे चेंज हुई? बिकॉज कि पहले वहां पे मोनार्की थी, एक रानी का शासन था और अब वहां पर इलेक्शंस हो गए। अब वहां पर कंट्रीमैन्स का रूल हो गया। ओके, The British Prime Minister Clement Attlee had no option but to give India her independence. अब इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे लिमेंट एटली, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस देनी ही पड़ी क्योंकि अब इंग्लैंड में मोनार्की खत्म हो चुकी थी, रानी का शासन खत्म हो चुका था। अब वहां पर डेमोक्रेसी थी। That means the control was under in the hands of countrymen. लोगों के हाथों में कंट्रोल था। वहां पर उनकी खुद की गवर्नमेंट थी। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे लिमेंट एटली, अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें इंडिया को फ्री करना ही पड़ता। दिस वॉज द टाइम व्हेन मुस्लिम लीग डिमांडेड अ न्यू कंट्री फॉर देम। ये वो टाइम था जब मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक नई कंट्री की डिमांड की।
Muslim League, headed by Muhammad Ali Jinnah, put forth its demand for the creation of Pakistan. तो उन्होंने अपनी डिमांड की, now we need a separate country for the Muslims, that will be Pakistan. The Viceroy of India, Lord Mountbatten, played a prominent role in India's partition. उस समय जो इंडिया के वायसराय थे, who was लॉर्ड माउंटबैटन, उन्होंने इंडिया के पार्टिसिपेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो तो बंगाल के पार्टीशन से 1905 से ही स्टार्ट हो गई थी. अब धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, मुस्लिम लीग को इतना ज्यादा प्रोमिनेंट किया कि नाउ दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्फ. वो अपने लिए एक नई कंट्री की डिमांड कर रहे थे. A new country, at last both the Congress and the Muslim League agreed on India's partition. लास्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इंडिया की पार्टीशन के लिए रेडी हो गए, बिकॉज दिस वाज द ओनली कंडीशन ऑन विच इंडिया वाज गेटिंग इट्स फ्रीडम. यही इकलौती कंडीशन थी जिसकी वजह से इंडिया को फ्रीडम मिल रही थी. अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो शायद इंडिया को फ्रीडम भी नहीं मिलती. जो इंडिया की फ्रीडम थी वो इसी एक डिसीजन पर डिपेंड थी. जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तभी इंडिया को फ्रीडम भी मिली. A new country was born on 14th August 1947 and was called Pakistan. एक नए देश का जन्म हुआ on 14th August 1947. एक्चुअली 14 अगस्त मिडनाइट में ये डिसीजन दिया गया था कि इंडिया इज बीइंग फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल एंड इट इज डिवाइडिंग इन two parts, India and Pakistan. So Pakistan is celebrating as 14 August as their Independence Day, and we Indians, we celebrate 15th August as the Independence Day and was called Pakistan. India became independent on 15th August 1947. इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुई, कब आजाद हुई? 15 अगस्त 1947 को. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट. इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने. सो दिस वाज हाउ India got its freedom, and because of the policies of Britishers, India, the united India was divided into India and Pakistan. चलिए, so here we have completed the chapter that India wins freedom. Rest or next we will discuss in our next video. Till then, bye.